हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम एचसीपी के लिए हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब BA 3 सेमेस्टर 5 इसका चैप्टर नंबर 10 ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन पंजाब। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 में चलाया गया था। पूरे इंडिया में ये मूवमेंट चलाया था और इसके लिए मेन पर्सन जो ही वॉज इन फ्रंट दैट वाज महात्मा गांधी। या ये कह सकते हैं कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द ओरिजिन बाय महात्मा गांधी इन इंडिया एंड इवन इन पंजाब इट वाज वेरी मच पॉपुलर। तो 1920 में ये मूवमेंट चला, इसके कारण क्या है? इसमें जो कारण, कई बार तो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट ये हम इस टॉपिक को मानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला है, तो इसके लिए बेसिक कारण तो क्या है कि अवेयरनेस ऑफ द इंडियंस। भारत के लोग जो हैं अब बहुत अवेयर हो चुके थे, जागरूक हो चुके थे कि हमारा देश जो है हमारा होना चाहिए, जबकि ये गुलाम है अंग्रेज़ों का। इसको हमें लिबरेट कराना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत पढ़ लिख चुके थे, बाहर के देशों में जाके पढ़ लिख चुके थे, बाहर के देशों की आज़ादी की कहानियाँ सुन चुके थे। उनको लगता था हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। और बाहर के देशों में अगर कोई गलत कानून बनता है, गलत कोई ऐसे लॉ पास होते हैं, तो लोग उसको अपोज करते थे, लोग अपना हक मांगते हैं। तो भारत में भी कई लोगों ने ऐसा सोचा कि हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। तो ऐसे कई एसोसिएशन जो है वो फॉर्म हो गई। इसके अलावा प्रेस, जो हम इसको छापाखाना कहते हैं, जहाँ पे प्रिंटिंग होती है न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की। ये न्यूज़पेपर भी एक बहुत बड़ी अवेयरनेस का सोर्स बनते हैं लोगों के लिए। लोगों को अपने घर में बैठे हुए अलग अलग जगह की, अलग अलग देशों की घटनाओं का पता चलता है, वहाँ पे लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं वो पता चलता है। या कई लोग जो है अपने आर्टिकल्स इसमें पब्लिश करते हैं, उनको पढ़ने से लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। तो ऐसे ही रेवोल्यूशनरी आर्टिकल्स होते थे, रेवोल्यूशनरी घटनाओं के बारे में कई न्यूज़पेपर्स में लिखा जाता था। तो भारत के लोग, पंजाब के लोग बहुत अवेयर हो गए उसके बारे में। तो ये अपने देश के लिए लोग जो है अब भावनाओं में जो है वो काफ़ी लीन हो रहे थे कि हमें अपने देश को जो है अपने हाथों में लेना चाहिए। तो लोगों ने एसोसिएशंस बनाई, जगह जगह पे इकट्ठे होके अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ करने के लिए, या कोई ना कोई प्लान ऐसे बनाने शुरू किए जिसमें उनको लगता था कि अंग्रेज सरकार जो है उनकी पॉलिसीज को हम ख़त्म कर सकते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को हम अपने इलाके में, अपने देश में ख़त्म कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो हैं उनको ये लगता था कि अगर ये इनकी एसोसिएशंस जो हैं अगर ये सफल हो जाएंगी तो हमारा यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है, हम लंबा समय नहीं काट सकते हैं। तो वो ऐसा कुछ चाहते थे कि इन लोगों की जो एसोसिएशंस हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जाए। उनके जो उन्होंने अपने एजेंडाज तैयार किए होते थे वो एजेंडा सक्सेसफुल ना होने दिया जाए, वो उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो सक्सेसफुली ना होने दिए जाएं। तो ऐसे में कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने एक नया एक्ट पास किया। उनका एक बहुत बड़ा लॉ का एक्सपर्ट जो है मिस्टर रॉलेट, उसने जहाँ पे आके एक ये किया कि एक ऐसा कुछ किया जाए कि ये लोग जो हैं सबको एकदम से स्नब कर दिया जाए, रोक दिया जाए उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को, और कोई भी ऐसे रेवोल्यूशनरी काम यहाँ पे ना कर सके। तो उसमें एक रॉलेट एक्ट जो है वो पास किया गया, जिसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय के बिना कोई कारण बताए कितने भी समय के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। नहीं तो क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो उसको एक अरेस्ट वारंट दिखाना होता है कि ये तुम्हारे खिलाफ वारंट निकला है, ये कारण है इसलिए तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। और जब वो व्यक्ति अरेस्ट होता है उसमें उसकी उम्र भी देखी जाती है, इवन ये भी देखा जाता है कि मेल है या फीमेल है। अरेस्ट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, मेल फीमेल के लिए अलग, जो अंडर 18 ईयर्स हैं उनके लिए अलग कंडीशंस होती हैं। तो इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से, मतलब कोई कारण नहीं भी है तो एनी कॉज, आप किसी भी वजह से उसको अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब उसका अरेस्ट होता है तो उसकी अपील लगाई जाती है। तो वो अपील में जो लोग हैं अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। वो कोर्ट में अपनी अपील लगाते हैं और उसमें आर्गुमेंट्स होते हैं, वकील आता है। तो इसमें क्या है,
कोई अपील नहीं चलेगी, क्योंकि पहले ही मेंशन कर दिया कि कितने भी समय के लिए, नहीं तो वो 2 दिन के अंदर अंदर या कुछ समय के अंदर अंदर वो अपील एक कर सकते हैं लोग, तो अपने व्यक्ति को छुड़वा के ले जा सकते हैं अपने घर पे। बाद में उसके लिए अगर कोई मुकदमा चलेगा या कोई और उस पर एक्शन होगा तो वो चलता रहेगा। अगर कोई उसको सजा होती है तो वो अलग बात है, नहीं तो उसकी बेल हो जाती है या उसकी जमानत हम उसको कहते हैं वो हो जाती है। तो ये जो एक्ट है, इसके लिए महात्मा गांधी जी ने भी ये बोला था कि ना अपील, ना वकील, ना दलील, कि ना ही हम कोई अपील की एप्लीकेशन दे सकते हैं, ना हम अपना कोई वकील कोर्ट में भेज सकते हैं, और ना वो कोई आर्गुमेंट कर सकता है, कोई बहस नहीं होगी। ये तो बिल्कुल गलत एक्ट जो है वो बनाया गया है। इसमें जैसे ही ये एक्ट जो है वो लागू किया गया, उसके कुछ ही समय में बहुत से इलाकों में जो जवान लोग हैं, जो लोग ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे, ज़्यादा एसोसिएशन के कामों में पार्टिसिपेट करते थे, उन सबको अरेस्ट कर करके जेलों में डाल दिया गया। और ऐसे में पंजाब के 2 व्यक्ति जो हैं, सत्यपाल और किचलू, ये बड़ा मतलब चाहते थे कि ये गलत एक्ट है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ये देश हमारा है, यहाँ पे वही एक्ट होने चाहिए जिनके लिए जो हमारे लोगों के लिए सही रह सकते हों। अगर ऐसे ही अपनी मनमर्जी से ब्रिटिशर्स कोई ना कोई एक्ट बनाएंगे, हमारे लोगों को जेलों में डाल देंगे, ये गलत बात होगी। तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया जलियांवाला बाग में इकट्ठे होने के लिए कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ हमें क्या करना चाहिए, हमें सरकार को क्या प्ली देनी चाहिए कि ये एक्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो 1919 में अप्रैल 13 को लोग जो हैं, पंजाब के लोग, ये अमृतसर में हरिमंदिर साहब है जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उससे थोड़ी दूरी में जलियांवाला बाग नाम की जगह पे एकत्रित हुए। वहां पे लोगों ने सोचा था कि हम डिस्कस करेंगे, और कई लोग ऐसे थे जो ऐसे ही चलते फिरते देखने आ गए। और ये जो बात जो है, जब पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर उसको पता चली, तो उसने पंजाब में धारा 144 लगा दी। उसमें जनरली ये रहता है कि 4 से ज्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। अगर वो 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो ये माना जाएगा कि वो सरकार के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो अगर कोई ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो इनके खिलाफ कोई सरकारी कार्रवाई भी की जा सकती है। इवन अगर वो लोग वायलेंस दिखाते हैं, जो पुलिस का या सरकारी ऑर्डर्स का कहना नहीं मानते हैं, तो उनके खिलाफ में जो गोली भी चलाई जा सकती है, वेपन्स भी यूज किए जा सकते हैं। बट पहले वेपन्स नहीं यूज होंगे। अगर लोग वायलेंस करते हैं, लोग डिसोबे करते हैं, तो उनके ऊपर गोली भी चलाई जा सकती है। और उस समय जो ये आर्मी का चार्ज दिया गया वो था जनरल डायर, आर्मी का जो बड़ा ऑफिशियल था जनरल डायर, उसको ये कमांड दी गई ये जलियांवाला बाग के एरिया में जो भी डिस्कशन होने जा रही थी कि आप वहां पे मॉनिटरिंग करेंगे। उनके साथ में काफी फौज जो है वो दी गई ताकि लोग वायलेंस ना करें, ऐसा कुछ ना हो जाए कि बड़ा इंसिडेंट बन जाए। तो बहुत बड़ी फौज लेके जनरल डायर जो है वो जलियांवाला बाग के आगे चले गए। और उसकी जलियांवाले बाग की क्या प्रॉब्लम थी कि वहां पे एक ही दरवाजा था, देयर वॉज ओनली वन डोर टू गो इनसाइड एंड टू कम बैक, एग्जिट एंटर वन डोर। तो उसने इमीडिएटली जाके उस डोर को ब्लॉक कर दिया कि भाग जाओ। जब 144 लगती है, जो ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो उनको इमीडिएटली ये कहा जाता है यहां से तितर बितर हो जाओ, अलग हो जाइए यहाँ से। तो लोग अब क्या करेंगे, बाहर को आएंगे। जब वो दरवाजा बिल्कुल ब्लॉक किया पड़ा है तो उसमें से कैसे जाएंगे बाहर। जो लोग आ रहे हैं इस तरफ दरवाजे की तरफ, तो उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी गई। लोग जगह जगह मरने लगे, कई लोग पीछे भागने लगे, नीचे गिरने लगे। नीचे गिरे हुए लोगों के ऊपर कईयों के पैर पड़ रहे हैं, तो नीचे गिरे हुए लोगों को बड़ा हर्ट हुआ, जख्मी हो गए लोग। और उसके बीचों बीच एक कुआं था, कईयों ने कुएं में छलांग लगा दी कि हम थोड़ी देर में बाहर निकल आएंगे। बट ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, इसमें बहुत ज्यादा लोग जो हैं उनकी जानें गई। और जनरल डायर जो है उसको ये पूछा गया कि इतने निहत्थे लोगों के ऊपर तुमने वार किया, तुम्हारा क्या कारण था। उसने जो जस्टिफिकेशन दिया उसने क्या कहा कि इतने लोगों को देख के मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर ना अटैक कर दें, तो मैंने इमीडिएटली इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और उसको इवन मतलब उसको कोई सजा तो नहीं मिली, उसको रिवार्ड्स ही मिले।
इवन ब्रिटिशर्स ने तो उसको रिवार्ड किया ही किया। पंजाब में कई जगह कई ऐसे गुरुद्वारों के महंत भी थे जिन्होंने सिरव पाव दे के जो जनरल डायर है उसकी हौसला अफजाई की और अपने ही लोगों की निखेधी की कि ये इकट्ठे होके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इवन कई महंतों ने ये भी बोला कि ये जो गदर पार्टी के मेंबर भी हैं जो सिख हैं वो गलत हैं। तो ऐसे में जो पंजाब में या पूरे भारत में लोगों को ये बहुत बुरा लगा। इवन जो जलियांवाला बाग है वहां पे डिस्कशन में महात्मा गांधी ने भी आना था, उनका भी ये माना जाता था कि वो भी आएंगे, पंजाब के लोगों को एड्रेस करेंगे कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ हमें कैसे जो है वो लड़ाई करनी है। बट जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि वो यहाँ पे आएंगे और एक बहुत बड़ा ये इशू बन जाएगा पंजाब में, तो उन्होंने जो ट्रेन वहां से आनी थी पंजाब के लिए उस ट्रेन को रोक दिया। तो गांधी जी पहुंच नहीं पाए और ये बड़ा इंसिडेंट हो गया। इसके बाद में गांधी जी को बहुत बुरा लगा, उनको लगा कि ये ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को मिसयूज किया है। जो लोग जिनको पता भी नहीं है कि धारा 144 क्या होती है, उनको कुछ पता नहीं है कि इस एक्ट के अंतर्गत लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उनका एक बहुत पवित्र दिन था वैसाखी का दिन पंजाब के लोगों का, उसको वायलेट कर दिया। उसको जो है लोगों को बिल्कुल उस दिन के लिए इतना बुरा व्यवहार उनके साथ किया गया। तो गांधी जी ने इसके बदले में एक मूवमेंट चलाया जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कहा गया। हिंदी में पंजाबी में हम इसको असहयोग आंदोलन कहते हैं। अब ये मूवमेंट क्या है कि हम अंग्रेजों को सहयोग नहीं देंगे, वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। तो हम कोऑपरेट कहाँ कर रहे थे, उनको कहाँ से हमें अपना कोऑपरेशन वापस लेना है या कोऑपरेशन छोड़ना है। हम उनके स्कूलों में पढ़ने जाते थे, उनको इनकम देते थे, पैसा देते थे और उनकी एजुकेशन हासिल करते थे। हम उनके स्कूलों में पढ़ाने जाते थे और उनके लोगों को या अपने लोगों को जो है वो एजुकेट करते थे। इसके अलावा हम उनके दफ्तरों में नौकरी करते थे, चपड़ासी बनके, क्लर्क बनके, फौज में भर्ती होके और आधे से भी कम सैलरी लेके उनका दुगने से ज़्यादा काम करते थे। हम उनकी फैक्ट्रीज में लेबर बन के काम करते थे, आधे से भी कम पैसा हमें मेहनताना मिलता था उनके जो ब्रिटिश लेबर के कंपैरेटिवली। इसके अलावा हमारे लोग जो हैं यहाँ पे अंग्रेज़ों का बना हुआ सामान जो खरीदते थे उनकी मार्केट हमारे देश में क्रिएट हो गई थी। हम उनको पैसा देते थे, उनके साथ में कोऑपरेट करते थे। तो ये सारी चीज़ों में हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम उनके स्कूलों में नहीं जाएंगे, हम उनके कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, हम उनके दफ्तरों में काम नहीं करेंगे, हम उनकी फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, हम उनका बना हुआ सामान नहीं खरीदेंगे। वी विल नॉट कोऑपरेट विद देम एट ऑल। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये पूरे भारत में चला और पंजाब में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। पंजाब के लोगों ने जगह जगह पे जो है ये स्कूल में जाना छोड़ दिया, ब्रिटिश जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे जाना छोड़ दिया, नौकरियाँ छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिए। दिस वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इट वाज वेरी सक्सेसफुल क्योंकि इसके साथ में ये बेसिकली हिंदू लोगों का मूवमेंट या सिखों का मूवमेंट माना जाता है। तो ये सक्सेसफुल रहने का कारण क्या था कि उस समय मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने भी एक मूवमेंट चलाया, दैट वाज खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट जनरल हम खिलाफ को समझते हैं तो किसी के अगेंस्ट, दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द मुस्लिम्स, बट असल में वो खलीफा की पावर्स, अगर पूरी की पूरी इस्लामिक कम्युनिटी हम देखते हैं तो इनका सेंट्रलाइज्ड जो माना जाता हेड माना जाता था वो टर्की का बादशाह। तो वो खलीफा जो है उसको मतलब फुल राइट्स माने जाते थे, उसकी काफ़ी पावर मानी जाती थी। बट ये टर्की भी जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पार्ट था। तो उस समय 1914 से लेके 1918 तक जब ये वर्ल्ड वॉर 1 था तो उस समय टर्की के बादशाह के कहने पे मुस्लिम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो सहयोग दिया और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स जो है उनकी जीत हुई। तो ये एक कंडीशन रखी थी टर्की के खलीफा ने कि अगर आप जीत जाओगे मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन से तो मुझे जो है ये पावर्स दी जाएंगी। बट आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो टर्की से खिलाफत आंदोलन चला और वो धीरे धीरे करके 1920 में भारत में भी पहुंचा और ये खिलाफत आंदोलन मिल गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में। दैट वाज वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया एंड इन पंजाब ऑल्सो।
इसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, क्योंकि ऐसी पॉलिसीज जो हैं ब्रिटिशर्स बनाते गए जिससे भारत के लोग उनके अगेंस्ट हो गए। इवन साइमन कमीशन बुलाया गया, क्योंकि भारत के लोग ये चाहते थे कि हमारा जो देश है, हमारा इलाका जो है हमारे हाथों में होना चाहिए, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसकी जो कमेटीज हैं वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। बहुत से लोग हमारे देश के पढ़े लिखे थे, लॉ ग्रेजुएट हो चुके थे, बट ब्रिटिशर्स ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। एक साइमन कमीशन, 3 मेंबर्स का एक कमीशन आया जिसका जो मुखिया था सर जॉन साइमन। वो आया तो उसके जो ट्रेन से उतरते ही हमारे लोगों ने काले झंडों से उनका स्वागत किया। काला झंडा मतलब अपोजिशन, गो बैक साइमन, ये स्लोगन जो है उनको दिया। बट साइमन कमीशन आया, उसने अपना सर्वे किया और उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी, जिसमें उसने कुछ बातें कही कि ये ब्रिटिश जो इंडियन लोग हैं ये इतने कैपेबल नहीं है, ये अपने देश की सरकार ऐसे नहीं चला सकते हैं, तो इनका पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम होना चाहिए। तो इंडियंस ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, लॉ ग्रेजुएट भी थे, उन्होंने अपोज किया कि ये साइमन कमीशन को तो भारत के बारे में पता ही नहीं है, ये कैसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने उनको चैलेंज किया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना के दिखाइए। तो ऐसे में हमारे देश के लोगों ने वो जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट किया। अलग अलग देश जो उस समय आज़ाद हो चुके थे, जिनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बन चुके थे, उनमें ऑस्ट्रेलिया था, आयरलैंड था, और भी कई कंट्रीज थे जिनके पास में, अमेरिका था जिनके पास में अपने कॉन्स्टिट्यूशंस थे। और भारत की अपनी जो पॉलिटिकल वैल्यूज को लेके एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई मोतीलाल नेहरू की जो सुपरविजन के अंडर, और उसको नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। 1928 में ये रिपोर्ट सबमिट की गई, बट दिस रिपोर्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो फिर 1929 में इंडियन लोगों ने अब क्या कहा कि हमें जो है वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। पहले वो क्या चाहते थे कि अंग्रेजों की सरकार में ही हमें कुछ पार्टिसिपेशन दिया जाए। अब जब उनकी रिपोर्ट जो है वो निगलेक्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई, तो 1929 में जो नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 26 जनवरी को जो रावी नदी है आजकल पाकिस्तान में, वहां पे तिरंगा झंडा लहरा के उन्होंने 1929 में पहला इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और 1930 में CR दास, चितरंजन दास जी ने एक पार्टी भी बनाई और उन्होंने अपना एक स्लोगन दिया कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उन्होंने अपनी स्वराज पार्टी के अंदर इसको जो है वो डिमांड करना शुरू कर दिया। और फिर आगे चल के एक किसानों का मूवमेंट हुआ, बारदोली जो गुजरात का एरिया है, वहां पे भी लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी जो है वो अपोज किया। और फाइनली जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी भी पॉलिसी को या भारतीय लोगों के किसी भी सजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो 1930 में महात्मा गांधी जो है उन्होंने एक लीड रोल प्ले किया और गुजरात में साबरमती नदी से उन्होंने डांडी मार्च निकाला। वहां पे बहुत से लोगों को अपने साथ में लेके सॉल्ट लॉ जो है, नमक कानून को तोड़ने की कोशिश की। नमक क्या है? नमक समंदर में, पानी में जब भी चाहे आप बना सकते हैं, बट अंग्रेज जो हैं वो ये जानते थे कि ये एक बहुत ज्यादा कॉमन कमोडिटी है, हर एक घर में नमक की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने इस पे अपना मोनोपोली राइट बनाया हुआ था कि जो भी कोई भारत में नमक लेगा वो हमारे से ही खरीदेगा पैसा देके। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि हम आपके साथ में, अब हम डिसओबीडियंस करेंगे पर नम्रता के साथ में, आपके कानूनों को हम तोड़ेंगे। पहले क्या था? नॉन कोऑपरेशन, हम आपके साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब क्या है? हम आपके कानूनों को भी तोड़ेंगे, बट सिविल सविनय, विनय पूर्वक, कभी भी वायलेंस नहीं करेंगे। तो उन्होंने कई ऐसे कानून जो हैं जो अंग्रेजों की मोनोपोली जैसा बनाते थे, तो वो सारे कानून तोड़े और बहुत विनम्रता से आगे बढ़ते गए। ये नमक कानून में एक बार गांधी जी ने शुरू किया तो जगह जगह जहां कहीं भी समंदर है भारत में, लोगों ने वहां से नमक का कानून, पानी में से पानी भर के बाल्टी लेके आना और उसको जला के पानी उड़ जाता है, नमक बना लेना। ये नमक कानून को तोड़ने की घटनाएं बहुत जगह पे होने लगी और ये एक बहुत पॉपुलर इंसिडेंट माना जाता है जो आगे चल के भारत की आजादी के लिए भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया। थैंक यू।